अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर मैंने अपने नोट्स से डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे, ये हो गया था स्लाइड, ये भी हो गया था। अब एमसीक्यू कर लेते हैं। द चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स आर 7 माइक्रोकूलम एंड 5 - 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F. If each of them is given an additional charge, पहले चार्ज कितना था, इस पे +7 है और इस पर -5 है और फोर्स कितनी है F। अगर आप एडिशनल चार्ज देते हैं -2, तो फिर वो कहते थे न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी, तो फिर कितना चार्ज बनेगा। ईच ऑफ देम यानी कि दोनों को आपने क्या करना है, आपने चार्ज देना है। जब आप इसको -2 देंगे तो इसका माइनस इसका 5 रह जाएगा और इसको आप -2 देंगे तो इसका -7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फोर्स मालूम करते हैं कि जब दोनों के चार्जेस 7 और -5 है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 7 और Q2 की वैल्यू कितनी है 5। 7 5 35, तो इतनी फोर्स एक्ट कर रही है पहले केस में। फिर आपने क्या किया, -2 माइक्रोकूलम आपने एडिशनल देना है, तो फिर क्या हो गया, एक का 5 हो गया, दूसरे का 7 हो गया। और आप जानती हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि साइन आपने यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आपने विदाउट साइन आपने Q1 और Q2 की वैल्यू को वो पुट करना है। तो इसका -7 है तो आपने सिर्फ 7 पुट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 735 के। तो अब देख लें, पहले केस में भी 35 के फोर्स थे और अब भी 35 के फोर्स था, तो यानी कि फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो इसका मेरा आंसर क्या होगा, यस सर। एफ ही रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। A charge Q is divided into two parts such that electrostatic force between two parts is maximum. Find the charge on each part. तो पहले वो कह रहे हैं कि क्या चार्ज Q है, उसको आप डिवाइड करती हैं टू पार्ट्स में। इस तरह आप वो डिवाइड करती हैं कि जो फोर्स है बिटवीन द टू पार्ट्स वो क्या रहे, वो मैक्सिमम रहे। तो हमने चार्ज ऑन ईच वो दोनों पे क्या करना है, वो मालूम करना है कि इस तरह आप इस चार्ज को डिवाइड करें कि फोर्स हमेशा मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास such that electrostatic force between the two parts is maximum, find the charge on each part। तो फोर्स किया किस पर, हमारे पास x चार्ज है और इस पर हमारे पास q - x है, क्योंकि शुरू में चार्ज कितना है, q है। q का हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो इस पर हमने सपोज कर लिया कि x चार्ज है। अब जाहिर है कि क्योंकि इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, q - x होगा। यानी कि टोटल में से आप x निकाल, जो चार्ज बच जाएगा वो इस हिस्से पर आ जाएगा, यानी कि बॉडी पर आ जाएगा। तो ये समझ आ गई यहाँ पर q - x क्यों आया। फिर आपने जी सर, समझ में आ गया। फार्मूला लगा दिया Q1 और Q2 वाला फार्मूला लगा दिया। तो Q1 पे चार्ज कितना है, q - x है और Q2 पर x है। तो फोर्स आपने क्या रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। तो फोर्स मैक्सिमम कब रहेगी, जब वो कह रहा है कि जो फोर्स जब है वो, डिस्टेंस मिनिमम होगा। हाँ जी, फोर्स तब मैक्सिमम होगी जब हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर आना चाहिए। तब हमारी जो फोर्स है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम आएगी। यानी कि चेंज वो जो है ना, आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज आना चाहिए। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ब्याज वाले वालों के लिए वो फिर उन्होंने ये फोरस को सॉल्व करना है। तो जाहिर है कि ये मैथमेटिकल स्टेप्स आपको आने चाहिए। तो लास्ट स्टेप पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, x = q/2। तो ये आप जो दूसरे लेक्चरार वाले हैं उन्होंने ये वैल्यूज बारी याद रखनी है।
कि अगर हमारे पास क्यू चार्ज आ जाते हैं और उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, तो किस तरह आपने क्यू को डिवाइड करना है कि दोनों के बीच जो फोर्स वो मैक्सिमम रहे। हाफ ऑफ अगर आप कर देंगे तो फिर दोनों के बीच जो फोर्स वो मैक्सिमम रहेगी। अदरवाइज अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी लेती हैं, ये वाली लेती हैं, ये वाली लेती हैं, जिसमें जो फोर्स वो मैक्सिमम नहीं रहेगी। तो लेक्चरार वालों ने ये थ्योरेटिकली याद रखना है, क्योंकि लेक्चरार वालों को अलाउ नहीं होता। जो प्यास फेलोशिप वालों हैं तो उन्होंने पे अगर थ्योरेटिकल याद रख सकते हैं ठीक है, अदरवाइज ये सारे स्टेप्स उन्होंने वो करने हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है क्लियर। कि 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। कि वो कह रहे हैं शुरू में एक पर प्लस क्यू चार्ज और एक पर माइनस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है और तब जो फोर्स है वो एफ है। अगर आप 25% चार्ज ए का वो बी को ट्रांसफर करते हैं तो दोनों में क्या फोर्स नहीं आएगी। तो यानी कि पहले प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज तो फोर्स एफ है। तो फिर आपने क्या किया, आपने पढ़ा है ना कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकती हैं। तो आपने क्या किया, आपने 25% जो चार्ज है पार्टी ए का वो पार्टी बी को दे दिया। फिर फोर्स कितनी रहेगी जी अब आपने मालूम करना है। तो शुरू में जब हमारे पास इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर माइनस क्यू चार्ज था तो तब हमारे पास क्या था, डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस हमारा था आर। तो तब हमारे पास फोर्स कितनी थी, एफ थी। तो यानी कि ये फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो फिर आपने क्या करना है, 25% जो चार्ज है वो आपने ट्रांसफर करना है। तो जब आपने ट्रांसफर किया तो क्योंकि ये ए पार्टी दे रही है और जो बी पार्टी है वो गेन कर रही है, तो जो पार्टी देगी उसका कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो पार्टी ले रही है वो चीज़ उसमें ऐड हो जाएगी और जो दे रही है वो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसमें जो नेट चार्ज कितना आ गया, क्यू माइनस क्यू बाई फोर। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो बस ये 25% का मतलब क्या है कि क्यू बाई फोर आपने इसमें से निकाल दिया और इसमें आपने ऐड कर दिया। और ये जो माइनस क्यू है ये पहले चार्ज ही माइनस क्यू होता है इसलिए। तो इसमें ये ऐड हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 3Q/4 और इसका आंसर आ जाएगा -3/4। तो ये Q1 आ गया और ये Q2 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करें तो फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस होगा कि फिर जो फोर्स है वो क्या रहेगी, वो अभी अपना आंसर दो मुझे। फोर्स बिटवीन चार्जेस है। तो ये अगेन लेक्चरार वालों ने थ्योरेटिकली इसको याद रखना है। अगर 25% चार्ज देंगे तो फिर फोर्स कितनी बन जाती है, कितनी बन जाती है, 9/16 हो जाती है। लेकिन सर हमने तो ये सुना है कि जो देने वाला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेने वाला होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स चार्ज में की जैसे बात हम नहीं, हम इस्तेमाल नेट करते चार्ज हैं। की बात कर रहे हैं। इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव ही है और इस पर नेट चार्ज नेगेटिव ही है। तो क्योंकि इसने दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, इसने लिया तो इस पर नेगेटिव आ गया। ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि इसने Q/4 दे दिया तो वो चार्ज इसमें माइनस हो जाएगा और इसने Q/4 ले लिया तो इसको चीज़ ऐड हो जाएगी। वो चीज़ बता रहा था। नेट चार्ज में वो देने वाले पर नेट चार्ज पॉजिटिव आया है और लेने वाले पर नेट चार्ज नेगेटिव आया है, तो उसमें चेंज नहीं आया। फिर नेक्स्ट है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज, कि वो दोनों का चार्ज सेम है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge on an electron। तो आपने क्या करना है कि शुरू में उनके दरमियान जो फोर्स थी वो क्यों, चार्ज क्यों था और फोर्स एफ थी। तो फिर आपने क्या करना है, द if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion, वो आपने बताना है। अगर फोर्स एफ है तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो गए हैं। तो यानी कि इन सिंपल वर्ड आपने क्या मालूम करना है, आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि जो आइंस है दो पॉजिटिव आइंस हैं तो उनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो फोर्स ऑफ
तो इसका मतलब आपने क्या बताना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दोनों आयन में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए वो आपने बताने हैं। तो चूंकि हमारे पास सिमिलर चार्जेस, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एन की वैल्यू चाहिए। तो आप जानती हैं कि जो क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एन ई के बराबर होता है। तो क्यू का स्क्वायर आ गया, तो क्यू का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया। तो क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्यू की वैल्यू क्या है, एन ई है, तो वो आपने पुट कर दी, एन स्क्वायर ई ये हो स्क्वायर। जाएगा, ये मैथमेटिक्स में। हाँ जी, आपने एन स्क्वायर को आपने वो मालूम करना है, तो उसका एन की वैल्यू फिर ये आ जाएगी। तो ये आपने उससे क्यू का फार्मूला ही पूछा उसने, और नंबर आपको नहीं दिया, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप जानते हैं कि पहले लॉ ऑफ न्यूटन लॉ का ग्रेविटेशन आया था, फिर जो उससे इंस्पायर होकर जो कूलम ने अपना वो कूलम लॉ पेश किया था, दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं। फर्क ये है कि जो न्यूटन ने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया था वो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप जमीन पर हो, चाहे आप सूरज पर हो, जहाँ पे मर्जी चले जाए, जी कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो कूलम ने कांस्टेंट इस्तेमाल किया तो वो है कांस्टेंट के, ये मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, 1/r², 1/r²। अगेन अगर आप जानना चाहते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है और ये क्यों फॉलो करती हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने देखना पड़ेगा। और दोनों ही सेंट्रल फोर्स होती हैं, अर्थ की जो है वो भी हमारे सेंटर पे फोर्स लगाती है, और जो चार्जेस है वो भी एक दूसरे के सेंटर पे फोर्स लगाती हैं। कौन से चार्जेस, पॉइंट चार्जेस है। ये भी पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल है, और ये भी पॉइंट मैसेज, ये पॉइंट चार्जेस के एप्लीकेबल है, और ये पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल है। जी की वैल्यू फिर क्या वो ये होगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये एमसीक्यू पेपर में आया होगा, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर पूछा जाता है दोनों के दरमियान जो रेशियो होगा आंसर कितना आएगा। यहाँ पर उसने दिया हो ना FG/FG, आपसे उल्टा भी पूछ सकती हैं, आपसे FG पेपर में और डिवाइडेड बाय FG भी पूछ सकती हैं, तो इसलिए दोनों ही आपको आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। FG का ये हमारे पास आंसर है और FG का ये आंसर है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आपने लगा दी 9 × 10⁹ और Q1 Q2 कितना ई, तो इसका ई स्क्वायर आ गया, और इसका M1 M2 इसका M स्क्वायर आ गया। तो ई आप क्या जानते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6, और मैथ क्या है, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 10⁻42। और इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो का आंसर है। अगर आप जी को ऊपर ले जाए और एफ बी को नीचे ले आए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगी, फिर आंसर कुछ आपका और आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, if there are three or more charges, then net force on on one charge is the vector sum of all the forces. The force between any two charges is unaffected by the presence of third charge. अब लेट सपोज ये हमारे पास पहले चार्जेस Q1 और Q2 पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान फोर्स है F। फिर आप क्या करती हैं, आप Q चार्ज को या Q प्राइम चार्ज को आप इसके पास लेकर आती हैं। तो जब आप Q को आप इन दोनों चार्जेस के पास लेकर आते हैं, तो दोनों के पास जो फोर्स F थी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि तीसरे चार्ज की या अपकमिंग चार्ज की मौजूदगी पहले से मौजूद चार्जेस के दरमियान जो फोर्स उसको इफेक्ट नहीं करती। तो अगर आपने फोर्स मालूम करनी है किसी पावर, चाहे Q1 पे कह रहे हैं, Q2 पे कह रहे हैं,
दोनों फोर्सेस का हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर सम रहेगा। चौथा चार्ज भी ले आए तो फिर भी एफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चार्ज ले आए, इस एफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल रिमेन सेम। वो उसकी जो प्रेजेंस ऑफ अपकमिंग चार्ज है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है। तो Q1 Q2 की आपके पास चार्जेस है Qn। तो अगर आपने फोर्स मालूम कर दिया तो ये वेक्टर वो अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि वेक्टर आप इसको ऐड कर दें तो नेट फोर्स आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म हो गया। तो कल आप लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कौन क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँ? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है कि अगर जैसे यहाँ पर आप देख लेना कि आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं ये। तो अगर आप ज्यादा जब ये Q1 चार्ज है ना तो इस पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, Q5 भी लगा रहा है। तो अगर मैं पूछूं Q1 पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है तो आप सबको क्या कर देंगे, सबको ऐड अप कर देंगे तो आपके पास नेट फोर्स आपको मिल जाएगी। तो ये हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। और फिर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हमें ये भी बताता है कि इन दोनों में फोर्स अगर एफ है ना तो मैं Q3 को फिर वो पास लेकर आता हूँ। एफ की जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगी, वो एफ ही रहेगी। जब Q3 लेकर आऊंगा तो Q1 इसके साथ अपना इंटरेक्शन डेवलप कर लेगा, उसको आप कह लें कि एफ प्राइम कह लें। और जो Q2 है वो Q3 के साथ अपना इंटरेक्शन डेवलप कर लेगा, जिसको आप डबल प्राइम कह लें। लेकिन ये जो एफ है जो पहले के जो पहले से मौजूद फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये नए इंटरेक्शन को क्या कर देंगे, वो डेवलप कर देंगे। क्लियर? The presence of upcoming charge does not affect the magnitude of the force already present between the two charges। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो लेक्चर नंबर 11 तक हम जाएंगे और फिर हम हैलिड रेजोनेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लेक्चर नंबर 1 हमारा 2 पार्ट में था। तो कल फिर हम इसके प्रिंसिपल जो सुपरपोजिशन है ना इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आज तो जस्ट आपने इसका थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन देखा, तो कल इससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज आप करेंगे ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो रियल कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। क्योंकि बुक्स में जब भी आप देखती हैं तो बस ये डेफिनेशन आप देखती हैं, तो अब इंशाल्लाह आप इसका कंसेप्ट जो एप्लीकेशन आप देखेंगे तो फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि किस तरह प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज होता है और आप इसको क्यों यूज करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 11 लेक्चर तो होंगे। लेक्चर नंबर 1 आज खत्म हो गया, पीछे 10 लेक्चर रह जाएंगे। और आज के जो लेक्चर नंबर 1 था इसके 2 पार्ट्स हैं। ओके।